तो आज हम लोग फिनॉल के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और फिनॉल के लेक्चर में लास्ट में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट कवर कर लिए थे। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग आज बेंजीन को आज न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कराया जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। उसके बाद विभिन्न तरह के नेम रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आज जितना अधिक से अधिक कवर हो सके उतना कवर करा दें, और अगर आज कवर नहीं हो पाया तो इसके बाद एक वीडियो और होगा जहां से आपका ये फिनॉल ख़त्म होगा, और फिनॉल के ख़त्म होने के साथ ही साथ आपका ये पूरा यूनिट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग डालते हैं। क्या चीज़? रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। उसमें सबसे पहला लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें सबसे पहला पॉइंट में लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए फिनॉल अंडर द ऐसा लिखो, फिनॉल अंडरगो द कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, common electrophilic aromatic substitution, but the OH group like NH2 is highly activating, that is usually difficult to present polysubstitution and oxidation. Polysubstitution and oxidation in most of the reaction ortho and paraderivative is obtained. तो कहा कि इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा या तो पैरा डायरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी हमारे पास होगा वो जनरली ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ठीक, उसमें सबसे पहला लिखिए हेलोजिनेशन। पहला लिखिए हेलोजिनेशन लिखो। फिनॉल आर इजिली टू हेलोजिनेट, फिनॉल्स आर इजिली halogenated on addition of chlorine or bromine, water to an aqueous solution of phenol produce 2,4,6 trichloro or 2,4,6 tribromophenols एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। इस लाइन को मार्क कर लेना, एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। कहा कि अगर ये फिनॉल है, अगर इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं तो क्या होगा? अटैकिंग करेगा और यहां से जो बनता है वह OH246, एक नंबर में ये है तो 2 नंबर में ये और ये आपका Br, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 4 क्या होगा यहाँ से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और यहाँ से निकलेगा 3 HBr, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, आई बात समझ में? अगर इसी रिएक्शन को अगर हम OH का रिएक्शन करा दे, अगर हम Br2 के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ H2O,
तो बाकी लोकेशन पर क्या होगा, क्योंकि ये दोनों लोकेशन पर तो बंद हो गया, एक एक और ये जो लोकेशन आपका बच गया, तो कहाँ कहाँ अटैक करेगा ये आपका। हमको नहीं लग रहा है कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसका मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं। जिसकी मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी उसका तो हम आपको आसानी से लिख ही देंगे। ठीक है, तो ये होता है, इसका क्या नाम होता है, जो कि दो OH है तो हम लोग कहते हैं क्रिसॉल। ठीक है, तो यह रेसो क्रिसॉल हम लोग नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो रेसो क्रिसनॉल। ठीक है, तो ये है आपका हैलोजिनेशन, बना लो। अगर इसी रिएक्शन में अगर मान लो हमारे पास एक मालिक्यूल्स अगर बनाना हो, जब मोनोक्लोरो या फिनॉल बनाना हो या मोनोब्रोमोफिनॉल बनाना हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर इसी में अगर हमको मान लो कि कभी 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 जब लोग डाई ट्राई बना लिए, अगर हमें मोनो बनाना हो, डाई बनाना हो, मोनो बनाना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं, खाली क्या करते हैं कि जो रिएक्शन हमारे पास होता है ना, उसे जनरली हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को जनरली कम कर देंगे। तो जैसे ही हमारे पास ये फिनॉल है, और इस फिनॉल को अगर जो हम Br2 और H2O जो हम चूँकि कमरे के टेम्परेचर पे करा रहे थे रिएक्शन को, उस रिएक्शन को घटा के 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट जो होता है, या तो आप कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करो, एज ए कैटलिस्ट में या तो कार्बन डाइसल्फाइड यूज करो। ठीक है, या तो यहाँ पर जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड CS2 यूज करो, और नहीं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यूज कर लो। ठीक है, और यहाँ पे जब रिएक्शन करते हो तो आपको क्या करेगा, यहाँ से OH और यहाँ से क्या मिलेगा Br, और साथ में निकल जाता है यहाँ से HBr। ठीक है, तो या तो ये ऑर्थो पर जाएगा, नहीं तो आसानी से क्या होगा वो OH, या तो वो पैरा पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मोनो बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो आसानी से क्या कर देगा, मोनोब्रोमो दे सकता है। यानी किसको कह सकते हैं हम लोग, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और इसे क्या कहेंगे, पैराब्रोमोफिनॉल। इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये क्या होगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, लो दूसरा लिखो नाइट्रेशन, दूसरा लिखो नाइट्रेशन। दूसरा प्रोसेस क्या है इसका, दूसरा, पहला तो हम लोग सीख लिया हैलोजिनेशन, और दूसरा जो है वो है नाइट्रेशन। देखिए, फिनॉल ऑन नाइट्रेशन विथ dilute HNO3 produce ortho and paranitrophenol, in this reaction. Phenol on ionization with dilute HNO3 क्या लिखे हैं आप लोग, रिएक्शन फिनॉल, फिर से मिला लो, फिनॉल ऑन नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट HNO3 प्रोड्यूस ऑर्थो एंड पैरा ऑर्थोफिनॉल। इट रिएक्शन फिनॉल ऑन आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड phenoxide ion, the negative charge on its oxygen atom exert as the powerful inductive effect
inductive effect, and thus it is very easily nitrated even by dilute nitric acid. डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कहा कि जो हमारे पास जैसे ही आप इसको नाइट्रेशन कराते हो, जब HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो क्या करता है कि जो कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव एक जबरदस्त इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट जब भी प्लस आई इफेक्ट जब भी काम करता है तो जनरली ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो कहा कि जैसे ही हमारे पास ये आपका फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल का रिएक्शन अगर आप HNO3 के साथ कराते हो, ठीक, तो यहाँ के या तो ये इस लोकेशन पर अटैक करेगा या तो इस लोकेशन पर अटैक करेगा। यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ के एक ऑक्सीजन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन मिलेगा तो यहाँ से क्या बना देगा आसानी से, ये क्या OH, और यहाँ से क्या NO2 देगा। या अगर ये अटैकिंग यहाँ पे करे, क्या निकलेगा साथ में, यहाँ से H2O निकलेगा। या तो ये आकर यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, ये OH होगा, यहाँ पे क्या होगा NO2 होगा, और यहाँ से H2O बनेगा। तो या तो वो पैरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाएगा, या तो क्या होगा ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाएगा, या तो वह पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाएगा। क्या होगा, या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाएगा या तो वो कैसा बनाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। ठीक, सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी हमारे पास ऑर्थो और नाइट्रो अगर हम अटैकिंग कराएं तो सबसे पहले जो आयन का अटैकिंग होता है ना, अगर आप इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ जाओगे ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि नाइट्रोसो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जब यहाँ पर NO आयन जब अटैक करता है, ऐसा तरह से नाइट्रिक एसिड नहीं आ जाता है, सबसे पहले आयोनाइज होने के बाद NO मॉलिक्यूल्स अटैक करते हैं। ठीक है, NO मॉलिक्यूल जब नाइट्रोसो के मॉलिक्यूल्स अटैक करते हैं, तो नाइट्रोसो के मॉलिक्यूल जब अटैक करते हैं तो उसके ऑर्थो और पैरा मॉलिक्यूल्स पर नाइट्रो के मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास NO के मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोसो के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले आकर इसके ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेंगे। चल बोलने से बढ़िया है कि हम एक एक करके बता ही क्यों ना दें, इसको बना लो, ये मेन रिएक्शन है। ठीक है, हम इसके थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, मान लो कैसे हम इसका मैकेनिज्म तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैकेनिज्म बड़ा पसंद है। ये देखो मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा चीज होता है, पर मैकेनिज्म करने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है। जैसे बहुत सारे बच्चे जैसे जिज्ञासा हो गई या अब्दुल हो गई, ये सब जो है उन लोगों को मैकेनिज्म बड़े अच्छी पसंद है। प्राची भी है, प्राची को भी प्राची केमिस्ट्री की मैकेनिज्म अच्छी लगती है। ठीक है, और जागृति है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैकेनिज्म जो है काफ़ी अच्छा लगता है। तो जिनको मैकेनिज्म अच्छा लगता है, और लोग भी वैसे जागृति का कहते हैं आपका, और ये आपके सेकेंड ईयर में अखिलेश हो गया, या कौन कौन है, शिवानी मौर्य हो गई, ये जितने लोग भी हैं जिनको मैकेनिज्म काफ़ी पसंदीदा चीज़ें होती, तो जिनको मैकेनिज्म अच्छा लगता है उनको केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, तो कहा कि जो भी हमारे पास सबसे पहले जो ये ग्रुप है OH ग्रुप का, यहाँ पे ये जो है सबसे पहले आप इसको क्या करो कि नाइट्रो का कहते हैं नाइट्रस आयन, मतलब कि सबसे पहले इस पर अटैकिंग जो होती है वह नाइट्रोनियम आयन का अटैकिंग कराते हैं। किसका कराते हैं, नाइट्रोनियम आयन का कराते हैं। ठीक है, एक काम करो मैकेनिज्म लिख लो, उसका उसी स्टेप पर कर लो, लिखो मैकेनिज्म, लिखवाई देते हैं। लिखो नाइट्रेशन टेक प्लेस बाय नाइट्रोसोनियम NO प्लस, ब्रैकेट में लिख लेना NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन। फर्स्ट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोसोफिनॉल इज ऑब्टेन। First, a mixture of ortho and para nitrosophenol is obtained. This nitroso group is then oxidized by nitric acid to nitro group, and a mixture of ortho and para nitrophenol is obtained.
तो सबसे पहले क्या करता है कि ये नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो आकर ये नाइट्रोसोनियम आयन जो होता है वो आकर अटैक करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोसोनियम जो आयन होता है कहाँ से प्राप्त होता है? ऑब्टेन फ्रॉम HNO3। कहाँ से होता है? नाइट्रिक एसिड से पहले निकलता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि आकर इसके यहाँ पर अटैक करेगा, और जैसे ही आकर यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा? ये OH यहाँ से क्या बनेगा आपका? NO। आकर पहले NO जो होगा वो अटैच करेगा। ठीक है, या तो वो ऑर्थो पर अटैक करेगा या तो वो कहाँ अटैक करेगा? पैरा पर अटैक करेगा। ऑर्थो और पैरा पे जो होगा वह आपका अटैक करेगा। ठीक है, अब जैसे ही इसकी अटैकिंग कंप्लीट होगी, अब इसके बाद जो होता है यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? अब जो ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स ऑक्सीडेशन होता है, और किसका? H, ये भी कहाँ से आता है? HNO3 से ही आता है। कहाँ से आता है? HNO3 से। क्योंकि HNO3 के मालिक्यूल जो होते हैं उसमें क्या होता है, जनरली जो HNO3 होते हैं इसमें से सबसे पहले निकलता है NO+, फिर उसके बाद O-, और यहाँ से क्या? HO-। इस तरह के मालिक्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है कि ये NO जो होता है वो नाइट्रोसोनो आयन आकर अटैक करता है, फिर उसके बाद यहाँ से क्या है कि O-, अब जो ऑक्सीडेशन होता है वो आकर यहाँ अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या करेगा? इस लोकेशन पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ से NOH, और ये क्या होगा आपका? NO2, या OH, और ये क्या होगा आपका? NO2। आई बात समझ में? तो ये जो हमारे पास, क्योंकि ये कोड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली जो होता है इस तरह की अटैचमेंट होती है। ठीक है, ये जो होता है वो आकर या तो यहाँ अटैक करेगा या तो क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब जो बच गया ये OH-, वो क्या होता है कि इस लोकेशन से हाइड्रोजन हटे रहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन हटते हैं वो इसके साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? H2O बना लेते हैं। तो आप मैकेनिज्म थोड़ा सा अच्छे से सीखोगे ना तो बड़ा आसानी से हमें कम्प्लेक्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से जो होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा चीज होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पर जो कम्प्लेक्स होता है ये जो है वो 40% ईल्ड रखता है, और ये जो होता है वह 10% ईल्ड रखता है। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो 40% ईल्ड होता है, और जो ये होता है वो कितना? 10% ईल्ड होता है। ठीक है, आई बात समझ में? बना लो। इसलिए को द लो यील्ड of product are due to loss of oxidation. The low yield of product are due to losses of oxidation of phenol. The mixture two isomer can be easily separated by steam distillation, because only the ortho isomer is steam volatile। ठीक है, कहा कि इसीलिए ऑर्थो जो होता है वो थोड़ा सा स्टेमिना इसके पास ज़्यादा होता है, ये आसानी से क्या करता है? स्टेम डिस्टिलेशन से ये सेपरेट आसानी से नहीं होता है, इसीलिए इसकी थोड़ा ईल्ड जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन होने के चलते जो होता है इसकी ईल्ड जो है परसेंटाइल जो होती है वो कम होती है। कई बार एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन को जो हम लोग फिनॉल दिए हैं ना, इसी फिनॉल को अगर हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन हम काफ़ी थोड़ा सा अधिक कंसंट्रेशन में करा दें, सपोज करिए कि यही रिएक्शन को ध्यान रखेंगे कि अगर जो हमारे पास फिनॉल है और इसी फिनॉल को अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले लें और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लें, ये रिएक्शन हम पहले करा चुके हैं, इसमें ध्यान रखेंगे या तो आप H2SO4 का रिएक्शन कराओ और नहीं तो HNO3, किसी एक पार्ट को पार्टिसिपेट कराते हैं रिएक्शन में। ठीक, तो यहाँ से क्या बनेगा कि अगर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो चूंकि जब फिनॉल होता है वो और इसके हर सेंटर पे जो होता है
वह अटैक करेगा NO3 NO2, ठीक है, यहाँ पर NO2 और ये क्या होगा NO2, क्योंकि ये रिएक्शन आपको मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन होता है NO2 NO2 NO2, इसको हम लोग करते हैं 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को आगे चलकर हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो आप इसको याद रखना, ये कई बार आपके एग्जामों में डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 246 नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला ही कई बार पूछ ले जाते हैं। तो पिक्रिक एसिड बनाते कैसे हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आई बात समझ में। चलो थर्ड पॉइंट में लिखो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, थर्ड में लिखो सल्फोनेशन। अभी तक तो हम लोग हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन सीख लिए, अब है सल्फोनेशन। लिखिए ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 sulfonation take place, sulfonation take place at ortho and para position, ortho and para position। देखिए at room temperature ortho isomer is the main product, ortho isomer is the main product, but लेकिन परंतु at 100 डिग्री सेल्सियस पैरा या 100 डिग्री सेल्सियस ऑर्थो चेंज इनटू पैरा आइसोमर या 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे कि जनरली जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा कि बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपने इंटरचेंज कर जाते हैं, ठीक है। तो कहा कि अगर ये आपका ये OH है, अगर यहाँ से HSO4, ठीक है, H2SO4 के साथ अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पर H या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे अटैक करेगा। H है तो कहा कि अगर इस रिएक्शन को 15 डिग्री सेल्सियस पर कराओगे तो क्या होगा कि ये H ये कैसे टूटता है, SOH OH और ये आपके क्या है O है, ठीक है, H2SO4 है। यहाँ से क्या होगा कि ये जब OH इसके साथ निकलकर H2O बना लेगा तो ये आकर यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से आपका OH और SO3H बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। क्या नाम देंगे इसको, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर, ध्यान रखेंगे, इसी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो जो ये अटैकिंग आपका यहां हुआ है ना, वो अब अटैकिंग जो होगा वो यहां होगा। तो यहां से H2O के मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ये फिनॉल और यहां से होगा SO3H, इसका नाम हो जाएगा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। आई बात समझ में। तो याद रखेंगे 15 डिग्री सेल्सियस पर ये है ऑर्थोफिनॉल बन जाता है और वहीं 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो वह पैराफिनॉल यानी कि पैराफिनोलिक एसिड हो जाता है, ठीक है। बना दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन FRI। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर था ना, सॉरी थर्ड के बाद फोर्थ है ना, फोर्थ में लिख लो फ्रीडल FRIEDEL फ्रीडल क्राफ्ट, क्राफ्ट है कि क्राफ्ट है, क्राफ्ट है क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। लिखो फिनॉल ऑन हीटिंग विथ alkaline halide
phenol on heating with alkyl halides in presence of anhydrous AlCl3 as a catalyst, in presence of anhydrous AlCl3 as a catalyst, produce a mixture of ortho and para alkyl phenols, ortho and para alkyl phenols, in which para isomer predominant. This reaction is called alkylation. This reaction is called alkylation. तो कहा कि अगर आप क्या है, जो फिनॉल है, फिनॉल को अगर कोई भी एल्किल हैलाइड है, CH3Cl है, अगर इसका रिएक्शन कराते हो AlCl3 के साथ, तो क्या करेगा, या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या तो पैरा पर अटैक करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनना में क्या बनेगा, एक या तो ये OH है, यहाँ के हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो इसको Cl ले जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 बनेगा। और नहीं तो ये क्या बना सकता है, AlCl3 है, अगर अटैकिंग जो है अगर ये यहाँ पर करेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन को भगाएगा और यहाँ से निकलेगा तो क्या बन जाएगा, OH, यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा। तो या तो ऑर्थो बनेगा या तो क्या होगा, पैरा बनेगा। ये चूंकि CH3 और OH जो बनता है उसे हम लोग क्रिसॉल के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो क्रिसॉल और इसे कहते हैं हम लोग पैरा क्रिसॉल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो होता है वह मेजर प्रोडक्ट होता है और ये जो होता है वह माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या चीज, एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एल्काइलेशन। एक बार हमसे बच्चा बोला कि सर कभी कभी हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लोग एसाइलेशन के बारे में भी सीखते हैं, ये क्या होता है। हम कहते बेटा कुछ नहीं है, अगर तुम यहीं पर एसिटाइल क्लोराइड को लेकर चले जाओगे, ठीक है, ये सेम रिएक्शन है, अगर यहाँ पर CH3COCl ले लो, एसिटाइल क्लोराइड, क्या है ये, एसिटाइल क्लोराइड ले लो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें भी सेम कहानी होगी, अटैकिंग जब आप कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से या तो तुम ऑर्थो पर अटैक कराओ और नहीं तो क्या करो, पैरा पर अटैक कराओ। ऑर्थो पर अटैक कराओगे तो ये यहाँ से HCl जाएगा और यहाँ पर ये अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, OH, और ये क्या यहाँ से आकर अटैक होगा तो क्या होगा, COCH3। और नहीं तो अगर आप इस पर अटैक करोगे तो यहाँ से अटैकिंग होगी, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ मिलकर यहाँ HCl बनेगा और यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा, OH, और ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH3। या तो ऑर्थो बनाओ या तो पैरा बनाओ। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल जो कि कीटोन बनता है ना, वैसे कहते हैं हम लोग पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस बना सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये सब बोलते हैं हम लोग एल्काइलेशन। ध्यान रखना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एल्काइलेशन और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, ठीक है ना, दोनों प्रोसेस अलग अलग है। जहां पर अगर आप एसिटाइल क्लोराइड लेते हो तो बनता है हाइड्रोक्सी एसीटोन, देख रहे हो, कीटोन बॉडी का प्रोसेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं एसिटाइलेशन। और जहां पर अल्केन होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्काइलेशन। तो इस रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट हो गया या कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में है फिनॉल से। तो फिनॉल से क्वेश्चन अगर बनते भी हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है या तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से बनेंगे और नहीं तो क्या कहते हैं, ये स्मिथ रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो हम अगला रिएक्शन आपको स्मिथ रिएक्शन ही बता देते हैं। पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं या तो स्मिथ से बनते हैं या तो क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से बनते हैं। ठीक, तो इसको बना लो। बन गया, हेडिंग डालो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, या उसको भी बता ही देते हैं आज। इसके बाद थोड़ा सा और बचा रहेगा, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करा देंगे और ये आपका फिनॉल का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन है।
ध्यान रखेंगे। कोलवे SCHMIDT, SCHMIDT, कोलवे सीमेंट रिएक्शन, इसको आप मार्क कर लेना बेटा। देखो, व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम फिनॉक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर द प्रेशर ऑफ, under pressure a carboxylic group is introduced in ortho position to OH group and sodium सैलिसिलेट होता है, सैलिसिलेट, SALI, सैलिसिलेट is obtained, सोडियम सैलिसिलेट is obtained कहा कि जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, हम क्या समझें, कहा कि अगर हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड है, क्या है हमारे पास, अगर ये सोडियम फिनॉक्साइड है, नाम क्या है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। अगर इसका रिएक्शन आप अगर CO2 के साथ कराते हो 130 से 140 डिग्री टेम्परेचर पर अंडर प्रेशर, ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या होता है, ये CO2 के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, अब ये क्या होगा कि ये CO2 के मॉलिक्यूल्स ये क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रक्चर जो होता है, अब हम थोड़ा मैकेनिज्म अभी खींचेंगे, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखना, हम इस जनरल स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है। यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो होगा वो टूटेगा, ये माइनस और ये क्या प्लस, या आप उसको आयन के रूप में तोड़ो, यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो होगा वो माइनस और ये प्लस में टूटेगा, ये ऑर्थो पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अटैक करेगा यहाँ, ठीक है बेटा। ये हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ शिफ्ट होगा, समझना, आई बात समझ में। यहाँ जो हाइड्रोजन है ये जो है जाकर यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये जो बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से आसानी से ब्रेक होगा, तो एक जो सोडियम है वो आकर यहाँ अटैक करेगा, और ये मॉलिक्यूल जो होगा आकर यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर में, यहाँ से OH और ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड ONA, आई समझ में। तो ये होता है, सोड करते हैं सोडियम सैलिसिलेट, बहुत आसान कहानी है, थोड़ा सा अगर आप कहो तो हम इसको थोड़ा और ब्रॉड कर देते हैं, लोग कैसे क्या होता है, क्योंकि जनरल आपको ये मैकेनिज्म है ना, वो सब किसी के लिए है, ये बड़ा आसान मैकेनिज्म है, ये सबके लिए है। मॉलिक्यूल्स कैसे ब्रेक करते हैं, अटैक सोडियम आके क्या करता है, यहाँ अटैक करता है, इसके दो बॉन्ड टूटते हैं, एक बॉन्ड आकर यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ का चलाता है वहां पर, तो क्या बन गया OH, और सोडियम इसके साथ मिल गया, ये बॉन्ड आकर यहाँ अटैच हो गया। देखो जनरली जो हमारे पास जो मैकेनिज्म होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अटैक करते हैं, कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। देखो जनरली जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास सोडियम सक्सीनेट है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से हटाओगे, जब ये जनरली बॉन्ड जो होता है कुछ इस तरह के बॉन्ड बनाते हैं, ठीक, जब इसको हटाओगे तो यहाँ से क्या टूटेगा, ये गौर समझना, यहाँ से O माइनस और Na क्या प्लस होगा। अब ये बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक करेंगे, अगर इसको हम डिसलोकेट करें बॉन्ड को यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड जो होंगे वो क्लीवेज होंगे, जब ये क्लीवेज होंगे तो क्लीवेज होने के बाद क्या होगा, गौर समझना, सॉरी, अब ये जो बॉन्ड यहाँ से अटैक करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेंगे, वो पॉजिटिव जीरो डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ के बॉन्ड क्या कर गए, ब्रेक कर गए, तो ब्रेक किया तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे जो होगा इसके पास चूंकि हाइड्रोजन होता है ऑलरेडी, तो जब यहाँ से बॉन्ड हटेगा तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कि जो दो बॉन्ड हो तो रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया हाइड्रोजन। जनरली जो होता है वह इस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब जब इस फॉर्म में होता है, अब ये जो हमको स्ट्रक्चर मिला,
और इसके साथ में क्या है, Na+ है। ठीक, अब ये क्या करता है, सबसे पहले इस फॉर्म में आता है। अब इसके बाद आता है CO2 की बारी। किसकी बारी आती है, CO2 की। कार्बन जो होता है वह कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ काम करता है। अब बॉन्ड क्या होती है कि यहां से क्लीवेज होती है। ठीक, क्या होती है, यहां से क्लीवेज होती है। क्लीवेज होती है तो ये आकर यहां अटैक करता है, मतलब अटैक ये नहीं बल्कि यहां से यहां अटैक होता है। ठीक, अब ये क्या करता है कि फिर उसके बाद ये यहां पे जोड़ता है, तो क्या बनता है, ये हाइड्रोजन था। ठीक है, अब ये क्या किया, यहां पर आकर ये इस तरह जुड़ गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आया, अब ये हाइड्रोजन जो होगा वह आकर क्या करेगा, यहाँ ये अटैक करेगा। समझ में आया। अब जैसे ही ये अटैक यहाँ पर करेगा, अब देखो ध्यान देना, ये बॉन्ड ध्यान रखेंगे, बॉन्ड जो होगा यहाँ ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होगा ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। गौर समझना, यहाँ पर हम कैसे बता रहे हैं, जब यहाँ से ये टूटेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस यहाँ से क्या होगा, हटेगा, हाइड्रोजन चार्ज यहाँ से अपना हटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा जब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो और समझना, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से क्या आएगा, पॉजिटिव, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये आ गया O, और यहाँ से क्या आ गया H, और यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, और ये आपका C डबल बॉन्ड OONA, या आपको ऐसे भी लिख सकते हो OONA। ये है इसका मैकेनिज्म, बहुत आसान है। देखो मैकेनिज्म जो है ना, ऐसा बने जैसे लगे कि खेल हो रहा है, तभी केमिस्ट्री समझने में मजा आता है। आप चाहो तो इसको भी ऐसे ही पढ़ सकते हो, लेकिन किस तरह से अटैकिंग होता है ये भी आप इसको आसानी से समझ सकते हो। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका, इसको हम लोग कहते हैं किस चीज, कोल्बे श्मिट रिएक्शन। इसके बाद इसी में हम लोग पढ़ते हैं रीमन टीमन रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट, जो बताया ना कि फिनॉल में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसी के अंदर भरे हुए हैं। ठीक है, बता दे क्या फिर रीमन टीमन रिएक्शन, लेकिन रीमन टीमन रिएक्शन बताएंगे तो फिर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो भी हमको बनानी है, तो उसमें सोचे कि थोड़ा सा ऐसा मटेरियल हो, क्योंकि करीब करीब उसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि कम से कम वो भी थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका हम बता दिए, कहाँ तक सिखा दिए आपको, कोल्बे श्मिट रिएक्शन तक। आप कहिए तो हम रीमन टीमन भी रिएक्शन बता ही दे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है रीमन टीमन रिएक्शन में, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म जो होता है बड़ा होता है, और मैकेनिज्म बड़ा होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, छोड़ दो। ठीक है, अगला रिएक्शन जो प्लस होगा उसमें हम लोग सिखाएंगे क्या चीज़ है, रीमन टीमन रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, पहला अगला जो हमारा पहला ही रिएक्शन होगा उसका नाम होगा रीमर। ठीक है, तो रीमन टीमन रिएक्शन, फिर उसके बाद से धीरे धीरे मैंने लास्ट लेक्चर जो होगा हम अगला फिनॉल बना देंगे। ठीक है, आज की सेवा यही खत्म, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।